देखिए हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो क्या था, डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दैट मीन्स अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊं तो क्या वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ई, इस पे अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया। देखिए इस टाइप से, इसके 3 पॉइंट ए बी और सी। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी, ठीक है, और वी सी माइनस वी ए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। साइड मान लेते हैं ए। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, यानी वी इनिशियल इज ए एंड वी फाइनल इज बी। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं बात करूं तो देखिए ए से बी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है ई, ये ए और ये बी। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखिए ये ई और ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया अपने पास ये 60, ठीक है, और ये 60, ये 60, तो ये भी 60। तो बेसिकली ये एंगल हो गया अपने पास 120 डिग्री। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एस कॉस 120 डिग्री। ई तो यूनिफॉर्म, एस कितना है डिस्टेंस ए, कॉस 120, कॉस 90 प्लस 30 साइन 30, दैट मीन्स 1/2, लेकिन नेगेटिव। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2। देखिए क्या किया, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है। तो वी इनिशियल ए, वी फाइनल बी, तो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी आर, ठीक है, जो अपन जिसको अपन ने डीएस से दिखाया है, डीएस ए से बी की तरफ, यानी डी वेक्टर इधर, डीएस वेक्टर इधर, ई वेक्टर उधर, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। तो ई एस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2। ठीक है, और ये नेगेटिव आना भी चाहिए था। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करती है, तो बी हाई पोटेंशियल पे होगा और ए लो पोटेंशियल पे, तो वी ए माइनस वी बी इज नेगेटिव। वी बी माइनस वी सी, देखिए वी बी माइनस वी बी ई ए कॉस 0, क्या सीधा सीधा ई है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0। अब बात करते हैं वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, वी सी सी से ए, ये सी और ये ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही 120 डिग्री। तो अगेन ये क्या आएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई ए कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री एंगल बनाकर एक्स एक्सिस से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी भी ई। ठीक है, हमें एक 2 पॉइंट दिए हैं, ए पॉइंट 1,2, ठीक है, से बी 4,6, 2 पॉइंट दिए हैं।
और अपन को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट VA माइनस VB। VB माइनस VA पूछा जाता है तो VA माइनस VB का जस्ट इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं DS वेक्टर की, A से B पर। दैट मीन्स A से B पर अगर बात करें तो DS होगा ये, एरो किधर B पे, तो DS वेक्टर हो गया अपने पास कितना, DS वेक्टर हो गया 4 - 1 I कैप प्लस 6 - 2 J कैप, दैट इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4 J कैप। एक और बात कि अगर मैंने DS को वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो E cos 45 डिग्री I कैप प्लस E sin 45 डिग्री J कैप, तो ये कितना हो गया E बाय रूट 2 I कैप प्लस E बाय रूट 2 J कैप। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि dV यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ठीक है, तो E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू E और DS का डॉट प्रोडक्ट करें तो आया 3E बाय रूट 2 प्लस 4E बाय रूट 2 वोल्ट। क्लियर है बात? Now next heading, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या, जैसे नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मींस ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स वो लोकस हैं, उन सबको मिलाने वाली जो लाइन है या फिर जो सरफेस है वो लोकस है जिसके हर पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनका सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। बेसिकली अगर मैं बात करूं क्या, तो देखिए अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम। तो बेसिकली जो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कटेगी वो कैसी होगी, प्लेनर। यूनिफॉर्म प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो देखिए अगर मैं ऐसे प्लेन काटूं तो उसके प्लेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। एक ये सेकंड, अगर अपन बात करें क्या कि एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाय R। तो देखिए ये जो स्फेरिकल सरफेस बनेगी, ये सरफेसेस कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसे, अगर मैं बोलूं कि इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, अगर ये डिस्टेंस R1 है तो इसका होगा KQ बाय R1, और अगर ये रेडियस R2 है तो इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R2। तो यहां पर कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी है, स्फेरिकल। और अगर मान लीजिए कि मैंने सिलेंड्रिकल चार्ज लिया तो मीन्स एक लाइन चार्ज लिया, तो इसमें कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी, सिलेंड्रिकल। इसका पूरे का पोटेंशियल V1, इसका पूरे का पोटेंशियल V2,
मींस इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल V2 होगा और अंदर वाली सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल क्या होगा V1। तो ये दोनों ही क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बताइए लाइन चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है सिलेंड्रिकल, क्योंकि इसमें जैसे इसको देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कटी, और अगर यहां पे बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी इस क्यू चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक बात यहां पे नोटिस करें कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी है परपेंडिकुलर। जैसे लाइन चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, बाहर की तरफ भी होगी उधर चारों तरफ। तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होती है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहूं तो देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस is the locus of all the points of same potential। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्क डन on moving charge on the same equipotential surface is zero because वर्क डन कितना होता है अपने Q डेल्टा V, और अगर Q डेल्टा V वर्क डन होता है तो देखिए इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल कितना KQ बाय R, KQ बाय R1। तो अगर मैं एक चार्ज को यहां से इधर यहां पे ले आऊं इस पे घुमाता हुआ तो उसका वर्क डन कितना होगा जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हुआ। अपना वर्क डन कितना होता है W इक्वल टू Q डेल्टा V। अगर वो वर्क डन Q डेल्टा V होता है तो डेल्टा V ही जीरो है, तो वर्क डन कितना होगा जीरो। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल, और वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो बिकॉज डेल्टा वी इज जीरो। अब इसके और भी अगर अपन पॉइंट्स लिखना चाहें इंपॉर्टेंट तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to the electric field। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होती है परपेंडिकुलर। फोर्थ पॉइंट, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन equipotential surface to another equipotential surface is non-zero। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग है। एक सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है लेकिन दो सरफेसेस के पोटेंशियल थोड़ी ना सेम है, तो उन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो बिकॉज डेल्टा V नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होती है परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस लोकस होते हैं पॉइंट्स के, वर्क डन जीरो होता है, और एक इक्विपोटेंशियल से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएंगे तो वर्क डन नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस कई बार पूछी जाती है।
अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि यहाँ पर कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, प्लेनर। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट और 6 वोल्ट ई है। और आपको बोल दिया दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर मेरे से ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मुझे पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हुई, हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये कौन सी हुई, लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, हमें पता है डेल्टा वी इक्वल टू ई डी। तो ई कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन डी। डेल्टा वी कितना, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, देखिए कि अगर मान लीजिए कि अपन को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैंने यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दी ऐसे, ठीक है। अब एक बात सुनिए, देखिए मान लीजिए कि हायर टू लोअर, तो 12, 8, 4, 0 और ये डिस्टेंस दे दी गई है कि ये डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए 2 मीटर, और ये एंगल हो गया अपने पास 45 डिग्री। तो अगर मान लीजिए अपन से ई के बारे में पूछा जाए कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो ये जो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, उसके बाद मैं उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए यहां पे 12 है, ये 8, और हर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। ये अगर 2 मीटर है तो बेसिकली मैं बात कर सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये डेल्टा भी कितना आया, 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2 वोल्ट पर मीटर। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता चल ही गया कि दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में वो होगा 2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 45 डिग्री जे कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड पता चल गया, एंगल पता है एक्स एक्सिस से कितना 45 डिग्री, तो उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Now next topic is dipole. Dipole basically अपन चार्ज के उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, मीन्स सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज, लेकिन एक का नेचर कैसा हो, पॉजिटिव, और एक का नेचर कैसा हो, नेगेटिव, बहुत पास पास रखे हों, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों बहुत पास पास रखे हुए हैं, मीन्स ये डी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, ये डी बहुत कम है, तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल।
क्या बोलते हैं, डाइपोल। जैसे मान लीजिए या -2q, ये q और ये q, तो ये भी एक डाइपोल सिस्टम बन रहा है। लेकिन यहां पर ऐसे मानकर चलिए दो डाइपोल्स हैं, q और इसका एक -q, ये q और इसका एक -q। दैट मीन्स ये भी एक पूरा का पूरा डाइपोल फॉर्म कर रहा है। हमने यहां पर एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया, p वेक्टर इज इक्वल टू q d वेक्टर, दैट इज इक्वल टू q d वेक्टर। डाइपोल मोमेंट इज q d वेक्टर। d वेक्टर का मतलब कि डाइपोल एक ऐसी क्वांटिटी है, कैसी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज q d वेक्टर वेयर q इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। इन दोनों जो डाइपोल बनाने में फॉर्म हो रहे हैं चार्जेस, उन चार्जेस का किसी एक का मैग्नीट्यूड, एंड d वेक्टर वेयर d वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, -q चार्ज से +q चार्ज। ये क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम मीटर। चार्ज की यूनिट कूलम मीटर, यानी यूनिट हो गई कूलम मीटर। और अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूं तो अभी हमने क्या बोला कि क्या ये दो डाइपोल फॉर्म कर रहा है। तो अगर इसका नेट डाइपोल निकालना हो तो देखिए ऐसे, -q +q, एक डाइपोल ये P1 और अगेन -q यहीं पास में, और ये +q, एक डाइपोल ये P2। तो बेसिकली अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो मेरा नेट डाइपोल कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज P1 एंड P2 का रिजल्टेंट थीटा। P1 भी मुझे पता होगा, QD डिस्टेंस पता ही होगा, तो P नेट इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। मीन्स डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें अगर 2-3 डाइपोल्स एक साथ हों तो उन सबका जो नेट डाइपोल कैलकुलेट किया जाएगा वो उन सब डाइपोल मोमेंट्स का क्या होगा, वेक्टर सम। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐड कर दिया आपने उनको, जैसे स्केलर क्वांटिटीज ऐड करते हैं। मीन्स अगर डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर है, -q चार्ज से +q चार्ज। और अगर मुझे 2-3 डाइपोल्स का एक सिस्टम बना दिया जाए, जैसे यहां पे -2q था, तो मैंने क्या करा कि इस -q को -q और -q में ब्रेक कर दिया, तो ये एक डाइपोल बन गया और ये एक डाइपोल बन गया। अगर ये दो एक डाइपोल बन गए तो दोनों के डाइपोल मोमेंट्स P1 P2 कैलकुलेट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसके बाद जो नेट अपन ने निकाला, कैलकुलेट किया, वो दोनों को ऐड नहीं कर दिया डायरेक्ट स्केलर, क्योंकि डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किस तरह से ऐड होगी, वेक्टर सम। ठीक है, अब हम इसी में आगे की बात करते हैं कि डाइपोल वगैरह की वजह से, डाइपोल है तो डाइपोल में आप सिंगल चार्ज तो कंसिडर कर नहीं सकते, मींस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो डाइपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना पोटेंशियल है, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि डाइपोल मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल देखिए, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज, ठीक है, डाइपोल है। इससे r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, E नेट। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 2l, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l,
और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई L, ठीक है। और डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है पॉइंट P की कितनी R। तो देखिए प्लस Q के वजह से, किसके वजह से, प्लस Q के वजह से, ये प्लस Q और ये माइनस Q, प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड EQ, और माइनस की वजह से होगी इस साइड E माइनस Q। तो देखिए हमें पहले से पता है ये पॉइंट Q के पास में है, ये पॉइंट Q के पास में है, तो कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा, EQ का। तो अगर मैं बात करूं E नेट, तो E नेट क्या होगा, EQ माइनस E माइनस Q, और डायरेक्शन किधर, उस साइड, यानी नेट किधर आएगा, E नेट की डायरेक्शन इस साइड, क्योंकि EQ डोमिनेट कर रहा है। अब देखिए EQ की वैल्यू रखते हैं, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाय R स्क्वायर, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है Q से P की, ये डिस्टेंस होगी R माइनस L, कितनी हो गई R माइनस L। तो KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस Q से P की डिस्टेंस R प्लस L, तो ये हो गया माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर मैं E नेट के बारे में बात करूं तो देखिए E नेट कितना होगा, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर KQ कॉमन आया, अंदर आया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, यहां पे आएगा 2RL, यहां पे भी आएगा प्लस 2RL, तो ये हो गया 4RL, यानी KQ 4RL, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, E नेट। अब एक बात देखिए, हमें पता है डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, मींस वी अज्यूम R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, और वी कैन से R is very very greater than L, and dipole moment कितना होगा यहाँ पे, Q into 2L, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को अपन यूज करें तो देखिए क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू K Q into 2L को मैं P लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2KPR अपॉन, अगर मैं L को नेग्लिजिबल मान लूं तो दिस टेंस टू 0, तो ये नीचे हो गया R की पावर 4, तो यानी E नेट हो गया अपने पास 2KP बाय RQ। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए हमें पता है कि E नेट की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और डायपोल की डायरेक्शन भी माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, मींस डायपोल की डायरेक्शन और E नेट की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो मैं क्या यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, E वेक्टर ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 2KP वेक्टर बाय RQ, मीन्स डायपोल के वजह से उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है R डिस्टेंस पे, वो होती है 2KP बाय RQ, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल की डायरेक्शन है, ठीक है। Now next, electric field at a point on perpendicular bisector.
अब हमने कैसा पॉइंट लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो डाइपोल है, डाइपोल के मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ एक पॉइंट लिया है P। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस अगेन L, ये L, तो डाइपोल मोमेंट कितना डिफाइन होगा, P वेक्टर इज इक्वल टू Q टू L। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं सिर्फ। अब देखिए माइनस क्यू के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और क्यू के वजह से P पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैंने अज्यूम किया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो देखिए ये E, अगर ये r डिस्टेंस है तो ये भी r डिस्टेंस है, तो E की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर भी E की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और अगर मैं बात करूं तो देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी अगेन थीटा। तो क्योंकि ये आर डिस्टेंस है और ये 2L है तो ये दोनों सेम एंगल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल है आर। तो एक बात देखिए, ये E का इधर कंपोनेंट E cos थीटा और इस E का इधर कंपोनेंट E cos थीटा। तो अगर मैं बात करूं E नेट की तो E नेट हो गया 2E cos थीटा, और उसकी डायरेक्शन किधर आई, पीछे की तरफ। दैट मीन्स E नेट की डायरेक्शन आई पीछे। ठीक, डायरेक्शन अपन को पहले से पता चल गई, पीछे की तरफ आई नेट। अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, 2E cos थीटा यानी 2KQ अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा E नेट इज इक्वल टू 2KQ आर स्क्वायर। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं क्या कि ये जो डिस्टेंस है, ऐसा करते हैं इस वेरिएबल को तो ले लेते हैं अपन d, ये L लिया, इसको ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं d, ताकि यहाँ पे d, और जो अपन ने पहले डिस्टेंस ली थी, कितनी डिस्टेंस से निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r, इसको ले लेते हैं r। तो ये हो गया अपना d, तो हर जगह लिख लेते हैं यहाँ पे d स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं d स्क्वायर। अब एक बात देखिए, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, r। तो अगर ये r है और ये d था तो देखिए के क्यू बाई डी स्क्वायर, के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स बेस हो गया L और ये हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूज मीन्स D। तो बेसिकली एक बात है क्या कि E नेट इज इक्वल टू 2KQL अपॉन डी क्यूब, और डी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का। ठीक है, 2KQL अपॉन डी को क्या लिख सकता हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे क्यूब है तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेसिकली जो ई नेट हुआ वो हुआ 2KQ। देखिए Q2L को QL इंटू 2 को क्या मैं P लिख सकता हूं, तो ये हो गया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक बात देखिए, वही अज्यूम करें कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो दिस L टेंड्स टू 0। तो ई नेट कितना होगा अपने पास, KP बाय आर क्यूब। अब एक बात देखिए, मीन्स एक्सिस पर तो 2KP बाय आर क्यूब आया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आया, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो वहां पर कितना आया, KP बाय आर क्यूब। लेकिन इसकी डायरेक्शन डाइपोल के जस्ट रिवर्स है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में,
माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। मीन्स एक्सिस पर तो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2 kp बाय आर क्यू, और उसकी डायरेक्शन भी डाइपोल के अलोंग ही होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो मैग्नीट्यूड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर kp बाय आर क्यू, लेकिन उसकी डायरेक्शन डाइपोल के क्या होती है, जस्ट रिवर्स मीन्स नेगेटिव। ठीक है, देखिए तो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली अलोंग द एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें क्या कि अगर मैं किसी जर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूं थीटा एंगल पे, ना वो अलोंग द एक्सिस हो ना परपेंडिकुलर हो, किसी जर्नल एंगल थीटा पर हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। Electric field at any journal point. थीटा एंगल वही। अब देखिए P कितना होगा, Q2L, अगर ये डिस्टेंस L 2L मान ली जाए तो, और ये मिड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ये ना अलोंग द एक्सिस है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम जानते हैं डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि डाइपोल के वजह से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैं डाइपोल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। देखिए डाइपोल P इधर है, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में। P1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर P थी तो ये कितना हो गया, P साइन थीटा, और एक रिजॉल्व करा किधर, बेसिकली मैंने जो डाइपोल था जिसके वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मैंने उस डाइपोल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिजॉल्व की जा सकती है। इस P का इधर कंपोनेंट आया P साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट आया P कॉस थीटा। तो देखिए ये जो पॉइंट है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये पॉइंट कौन से, डाइपोल के P कॉस थीटा के, तो कैसा हो गया, अलोंग द एक्सिस। और यही पॉइंट P साइन थीटा के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए इसके तो अलोंग द एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अलोंग द एक्सिस की वजह से यहां पर कितना होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पी कॉस थीटा 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यू, क्योंकि अलोंग द एक्सिस क्या होता है 2 kp बाय आर क्यू, और P का काम कौन कर रहा है, P cos थीटा। यहां पे डाइपोल के जस्ट रिवर्स, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल की डायरेक्शन के रिवर्स कितना होता है, kp बाय आर क्यूब। तो यहां पर P का काम कौन कर रहा है, P साइन थीटा। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखिए कि इधर तो आई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो देखिए इन दोनों का नेट कहीं बीच में, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो ई नेट कितना होगा, देखिए 2
के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, रिजल्टेंट निकाल रहा हूं उसका। तो ई नेट कितना हो गया अपने पास, के पी बाय आर क्यूब कॉमन ले लू, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट, अंदर कितना आया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई नेट इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, 4 में से एक कॉस स्क्वायर ले लें तो कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ई नेट एट एनी एंगल थीटा। एक्चुअल में अपन ने करा कुछ नहीं, बस उस पी को दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। जैसे दो चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, वैसे दो डायपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। एक डायपोल के तो वो पॉइंट अलोंग द एक्सिस है और दूसरे डायपोल के वो पॉइंट कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और नेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये ई नेट इस डायपोल से, मीन्स वो जो लाइन है, जिस लाइन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस लाइन से कितने एंगल पर है ई नेट, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो देखिए दिस अपॉन दिस, तो ये के पी बाई आर क्यूब तो कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो ये कितना आएगा tan थीटा बाय 2। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस पॉइंट पर निकालनी है और डायपोल को मिलाने वाली लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो कितने एंगल पर है, अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, जैसे डाइपोल हम जानते हैं कि दो चार्जेस अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के अगर बहुत पास में हो तो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन टोटल, ये L और ये भी L। टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली डाइपोल के बीच की, 2L। कितने डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधे सीधे चार्ज को विथ साइन पुट करके पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, अपने आंसर आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, Q 2L। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट मान लीजिए इसको A पॉइंट मान लें, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज VA इज इक्वल टू KQ, इसके वजह से KQ बाय R माइनस L माइनस KQ अपॉन R प्लस L। ठीक है, तो ये कितना हुआ अपने पास, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर KQ R प्लस S माइनस R माइनस L, तो ये आएगा 2L। तो KQ 2L को मैं क्या लिख सकता हूं, Q 2L को लिख सकता हूं मैं P, और अगर डाइपोल है और L इज वेरी वेरी लेस देन R है। ठीक है, तो दिस L टेंड्स टू 0, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू KP बाय R स्क्वायर। KP बाय R स्क्वायर। now potential
perpendicular bisector of the dipole. Potential on the perpendicular bisector of the dipole. अब हम क्या कर रहे हैं कि डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अगेन माइनस क्यू प्लस क्यू. इस पॉइंट जो कि कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर. अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से डिस्टेंस अगर डी मानूं और यहां से डिस्टेंस भी डी मानूं तो देखिए यहां पर दोनों के वजह से बनने वाला पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना होगा, वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाई डी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स पोटेंशियल ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल इज 0, क्योंकि दोनों चार्जेस से डिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वल. और जबकि हम अगर उसके एक्सिस पर ही निकालते हैं तो मतलब उसी के अलोंग एक्सिस के, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होती है वो दोनों से उस पॉइंट की क्या होती है, अलग अलग. इसलिए पोटेंशियल की कुछ वैल्यू आती है और वो कितनी आती है, के पी बाय आर क्यूब. ठीक है, वेयर पी इज द डायपोल मोमेंट. ठीक, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, के पी बाय आर स्क्वायर. ठीक है, electric potential at any journal point डायपोल के वजह से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार पॉइंट ना तो अलोंग द एक्सिस होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा. कहां पर है, कोई जर्नल पॉइंट है, जैसे अपन ने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट किया था. मान लीजिए ये पॉइंट ए कितने एंगल पर है, थीटा पे. तो हम जानते हैं, देखिए क्या, कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं ए को, तो ए पॉइंट के वजह से ए पॉइंट पर जो अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो अपन ने पिछली बार क्या किया था, डायपोल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. तो देखिए इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर पी. तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लूं, देखिए कैसे, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया अपना, अगर डायपोल मोमेंट में P इक्वल टू Q2L बोल रहा हूं तो देखिए ये कितना हो गया, P साइन थीटा, और ये कितना हो गया, P कॉस थीटा. तो देखिए ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट इस P कॉस थीटा के तो एक्सिस पर आ गया और इस P साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2. तो देखिए P1 के वजह से पोटेंशियल, P2 के वजह से पोटेंशियल, दोनों जगह से पोटेंशियल लिख दें, दोनों डायपोल्स के वजह से, तो अपने नेट पोटेंशियल आ जाएगा. लेकिन हम जानते हैं कि P2 के वजह से तो ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और P2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0. और P1 की वजह से कितना होगा, क्यों P1 की वजह से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि P1 डायपोल के वजह से ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, उस P1 डायपोल के एक्सिस पर, अलोंग द एक्सिस. ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P cos थीटा. तो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कितना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ड्यू टू डायपोल इज V इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर. तो अपन ने इसी को यूज किया है, अपन ने इसी को यूज करके यहाँ पर KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा है. क्यों, क्योंकि P1 का काम कौन कर रहा है, P cos थीटा. ठीक है, अब अपन डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं. डायपोल इन ए यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने डायपोल को रखा इस पॉइंट पर ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो देखिए इस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्यू ई इस साइड और इस पे लगने वाला फोर्स क्यू ई इस साइड, तो नेट फोर्स कितना आया? 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी डायपोल को इस तरह से रखता यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना प्लस क्यू पे और इस पे कितना? तो देखिए अब डायपोल पे नेट फोर्स तो 0 है, अगर डायपोल को देखा जाए तो नेट फोर्स तो कितना है? 0, बट नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस हैं QE और ये QE, ये इसको घुमाकर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहां से एक चीज पता चली क्या, कि अगर डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा जा रहा है तो उसमें नेट टॉर्क भी 0 हो रहा है और नेट फोर्स भी 0 हो रहा है। लेकिन अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे रखा जाए तो उसमें नेट फोर्स तो 0 हो रहा है लेकिन उसमें नेट टॉर्क 0 नहीं हो रहा। तो हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर डायपोल को किसी एंगल थीटा पे रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो देखिए अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में कुछ बातें कर लें। क्या कि अगर किसी सिस्टम पे या किसी रिजिड बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। मींस अगर मान लीजिए कि मैं कोई रॉड ले लूं या मैंने जैसे डायपोल ही ले लिया तो डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। तो अगर डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं डायपोल पे टॉर्क निकालना चाहूं तो कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो उसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? सेम। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट, if net force is 0 then torque about each and every point is same। means कि हमें पता है कि डायपोल पे नेट फोर्स, डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, जितना आगे लग रहा होगा फोर्स उतना ही पीछे लग रहा होगा, तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा डायपोल पे। तो इसका मतलब है कि अगर डायपोल में नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे हम डायपोल में टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड, कि इफ बॉडी इज फ्री टू मूव then it move about center of mass, then it move about center of mass about axis, ऐसे बोले about axis, passing through center of mass and parallel to torque vector। मीन्स अगर मैं बात करूं क्या कि इफ नेट फोर्स इज 0 देन द टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। पहला कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे हम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए डायपोल पे। सेकंड इज कि इफ बॉडी इज फ्री टू मूव देन इट मूव्स अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर। ठीक है,
तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डायपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क जो कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स तो 0 है ही सही, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पे नेट टॉर्क भी 0 है, बट वहां पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।